आज हम एक ऐसे कंट्री की बात करेंगे जो एक वक्त में अमेरिका से भी ज्यादा अमीर था। एक ऐसा कंट्री जहां के आम लोग लैम्बोर्गिनीज चलाते थे उन सड़कों पर जहां आम गाड़ी मुश्किल से चलती। एक ऐसा कंट्री जिसके पास इतना पैसा था कि उसके लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं थी। और आज वही मुल्क दुनिया की सबसे गरीब जगहों में से एक है। इसके लोग बीमार हैं, इसकी जमीन बंजर हो चुकी है, इसके बैंक अकाउंट्स खाली हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इस कंट्री से बाहर तकरीबन किसी को पता भी नहीं कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। इस कंट्री का नाम है नाउरू और ये पैसिफिक ओशन के बिल्कुल सेंटर में है। ये किसी नॉर्मल एयरपोर्ट से भी छोटा है। आप ये पूरा मुल्क तकरीबन 20 मिनट में ड्राइव कर सकते हैं। और 1981 में यहाँ रहने वाला एक आम इंसान एक आम अमेरिकन से डबल अमीर था। तो फिर दुनिया का सबसे अमीर कंट्री आज इस हाल में कैसे पहुंचा? इस नन्हे से आइलैंड की स्टोरी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग इकोनॉमिक स्टोरी है। और ये एक ऐसी कहानी है जो 90% लोगों ने नहीं सुनी है, क्योंकि नाउरू ऑयल से अमीर नहीं बना, ना सोने से और ना हीरो से। ये अमीर बना बर्ड पूप से। हजारों साल तक समुद्री परिंदे इस छोटे से आइलैंड पर आराम करने के लिए रुकते रहे और यहीं पर वो एक्सक्रीट भी करते थे। लेयर आफ्टर लेयर, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, वक्त के साथ ये सारी गंदगी सख्त होकर एक ऐसी चीज बन गई जिसे फॉस्फेट कहते हैं। एक ऐसा मिनरल जो दुनिया के सबसे कीमती मिनरल्स में से एक है, क्योंकि फॉस्फेट से फर्टिलाइजर बनता है और फर्टिलाइजर से खाना उगता है। तो परिंदों की एक्सक्रीशन का ये आइलैंड खामोशी से एक ऐसे खजाने पर बैठा था जिसकी अचानक पूरी दुनिया को जरूरत पड़ गई। और फिर नाउरू ने वही किया जो अपने कदमों के नीचे खजाना रखने वाला कोई भी मुल्क करता है। उसने बहुत शिद्दत से खुदाई शुरू कर दी। हर साल यहाँ फॉरेन कंपनीज भागती हुई आने लगी। ऑस्ट्रेलिया को इसकी जरूरत थी, ब्रिटेन को इसकी जरूरत थी, हर किसी को ये फॉस्फेट चाहिए था। यहाँ इतना पैसा बरसने लगा जो यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। और कुछ अरसे के लिए नाउरू में रहने वाले लोगों की जिंदगी अनबिलीवेबल बन गई। गवर्नमेंट ने अपने लोगों को फ्री हाउसिंग, फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन दे दी। किसी को जॉब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फॉस्फेट के पैसे हर चीज का खर्चा उठा रहे थे। लोगों ने ऐसी स्पोर्ट्स कार्स खरीदी जो वो एक ही सड़क वाले आइलैंड पर मुश्किल से चला सकते थे। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि यहाँ के लोग बिल्कुल नई लग्जरी गाड़ियां खरीदते और फिर थोड़ी पुरानी होने पर उन्हें छोड़ देते और एक और नई गाड़ी खरीद लेते। गवर्नमेंट ने एयरप्लेन्स खरीदे, दुनिया भर में होटल्स खरीदे। एक बहुत छोटे से वक्त के लिए समुद्र के इस एक डॉट के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम थी। लेकिन यहीं पर वो ट्विस्ट आता है जो किसी ने आते हुए नहीं देखा। ये लोग सिर्फ अपना खजाना नहीं खोद रहे थे, बल्कि अपना पूरा कंट्री ही खोद रहे थे। दरख्त उखाड़ दिए गए, मिट्टी छील दी गई, खेत बर्बाद कर दिए गए। फॉस्फेट तक पहुंचने के लिए उन्हें पूरे आइलैंड को चीरना पड़ा। और आप ऐसी जमीन पर खाना नहीं उगा सकते जिसे अंदर तक छील दिया गया हो। और फिर इन लोगों ने कुछ भी उगाना बिल्कुल बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने हर चीज इंपोर्ट करना शुरू कर दी। अपना खाना, अपना पानी, अपनी दवाई। जीने के लिए उन्हें जिस भी चीज की जरूरत थी वो अब हजारों मील दूर से शिप पर आने लगी। इन लोगों को पता था कि फॉस्फेट हमेशा नहीं रहेगा, तो उन्होंने आगे की प्लानिंग की भी कोशिश की। उन्होंने एक नेशनल सेविंग्स फंड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले। वो पैसा जिसका मकसद था कि खुदाई रुक जाने के बाद भी आइलैंड को जिंदा रखें। और वैसे तो ये इनकी लाइफ बोट होना चाहिए थी, लेकिन वो पैसा बुरे इन्वेस्टमेंट्स और फजूल के एक्सपेंसेस में उड़ा दिया गया। नाउरू ने लियोनार्डो दा विंची की जिंदगी पर बनने वाले एक लंदन म्यूजिकल को फंड किया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। इन्होंने गलत लोगों पर गलत डील्स का भरोसा किया और एक एक करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब होने लगे। और फिर एक दिन ये बर्ड पूप भी खत्म हो गई और अचानक दुनिया के सबसे अमीर मुल्क के पास कुछ नहीं बचा। कोई फॉस्फेट नहीं, कोई सेविंग्स नहीं, कोई फार्म्स नहीं, कोई फैक्ट्रीज नहीं, कोई स्किल्स नहीं और कोई बैकअप प्लान नहीं। बस समुद्र के बीच एक खोखला खोदा हुआ आइलैंड जिसके चारों तरफ खारा पानी था जिसे वो पी भी नहीं सकते थे। नतीजतन ये लोग डेस्परेट हो गए और जो चीजें उन्होंने इसके बाद की वो अनबिलीवेबल थी। सबसे पहले तो उन्होंने क्रिमिनल्स को फ्री पास दे दिया। नाउरू ने बैंकिंग लाइसेंसेस और पासपोर्ट्स हर उस शख्स को बेचने शुरू कर दिए जिसके पास कैश था और कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। कुछ ही अरसे में ये दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रर्स के लिए अपना ब्लैक मनी छुपाने की पसंदीदा जगह बन गया। और ऐसा तब तक रहा जब तक बाकी दुनिया ने इसका नोटिस नहीं लिया। उन्होंने अपने आइलैंड को एक जेल की तरह रेंट पर दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने नाउरू को पैसे देना शुरू कर दिए ताकि वो उन रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को बंद रखे जो उसे अपने साहिलों पर नहीं चाहिए थे। वॉर और गरीबी से भागे हुए लोग इस आइलैंड पर भेज दिए जाते और वहां रखे जाते, इवन कभी कभी कई सालों तक। और इसी पेमेंट की वजह से नाउरू की इकोनॉमी बची हुई थी। लेकिन हालात ठीक नहीं हुए क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। आज नाउरू में हर 10 में से 9 लोग बेरोजगार हैं। आपको पूरे आइलैंड पर एक ताजा सब्जी तक नहीं मिलेगी।
बच्चे इंस्टेंट नूडल्स और सोडा पर बड़े होते हैं क्योंकि और कुछ मिलता ही नहीं। नाउरू की पॉपुलेशन दुनिया की सबसे ज्यादा मोटी और डायबिटिक पॉपुलेशंस में से एक बन गई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरकर बस 60 साल के करीब रह गई है। वो आइलैंड जिसे कभी एक्सप्लोरर्स ने प्लेजेंट आइलैंड कहा था, अब उसे एक बंजर मूनस्केप कहा जाता है। सफेद पत्थर का एक वेस्टलैंड जहां कभी एक जन्नत हुआ करती थी। तो यहाँ वो सबक है जो इस कहानी से हर किसी को सीखना चाहिए। नाउरू कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो एक वार्निंग है, क्योंकि आसान दौलत पर बैठा हर मुल्क इसी रास्ते पर चल रहा है। मिडिल ईस्ट की ऑयल स्टेट्स, गैस रिजर्व्स वाले कंट्रीज, वो कौमें जो आज मॉडर्न दुनिया के लिए लिथियम और मिनरल्स खोद रही हैं, वो सब बिल्कुल वही कर रहे हैं जो नाउरू ने किया था। जमीन से खजाना निकालना, इस तरह खर्च करना जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा, और ये सब निकालने के लिए उसी जमीन को तबाह करना जिस पर वो खड़े हैं। तो कंट्रीज के नाम बदलते हैं, रिसोर्सेज बदलते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं बदलती। नाउरू बस इस अंजाम तक सबसे पहले पहुंचा। एक पूरा मुल्क जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने सब कुछ खोद निकाला, बेच दिया, और आज उसके पास एक गड्ढे के अलावा कुछ नहीं है। ये आइलैंड पत्थर पर लिखी एक वार्निंग है। बस सवाल सिर्फ इतना है कि कोई इसे पढ़ता है या नहीं।